Hello friends, good evening to all of you. Today's session is about banking system. It is most important topic of the economic subject. Banking system के विषय हम जब बात करें तो आरबीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये फादर ऑफ बैंक है और बैंकिंग सिस्टम में जो भी सिस्टम्स वगैरह हैं वो आरबीआई से ही जुड़ी होंगी। तो ये जो गैर पारंपरिक जिम्मेदारी और पारंपरिक जिम्मेदारी है ये भी आरबीआई के ही पार्ट हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले आरबीआई के विषय में जानेंगे, उसके बाद हम आरबीआई से जुड़ी जो जिम्मेदारियां हैं उनके विषय में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम इसमें क्या जानेंगे, आरबीआई का गठन कब कहाँ कैसे हुआ। ठीक है, सारी बातें जो इंपॉर्टेंट है आरबीआई से जुड़ी वो हम इस सेशन में देखेंगे। उसके बाद इसकी जिम्मेदारियों के विषय में बात करेंगे और आगे बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा जो भी टॉपिक है वो आगे आने वाले सेशन में करेंगे। ओके, तो इसमें सबसे पहला है आरबीआई का गठन कब हुआ। तो इसका गठन हुआ था, होल्ड अ मिनट, 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को कहाँ पे हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है, कलकत्ता में। फिर इसको क्या किया गया, 1937 में इसको मुंबई ट्रांसफ़र कर दिया गया। कहाँ पे, मुंबई, कलकत्ता से मुंबई। ओके, तो इसमें ये महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे याद रखें आप। दूसरा क्या है, किस एक्ट के तहत, तो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आरबीआई का गठन हुआ था। ओके, ये हो गया इससे जुड़ा दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु। तीसरा, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो वो डेट है 1 जनवरी 1949। ये फैक्ट है केवल जो इंपॉर्टेंट है आरबीआई से जुड़ा, जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो 1 जनवरी 1949 को क्या हुआ था, इसका राष्ट्रीयकरण। फर्स्ट आरबीआई गवर्नर एग्जाम में पूछ लेता है, तो वो है हमारे ओसबोर्न स्मिथ, क्योंकि उस समय भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था जब आरबीआई का गठन हुआ था। तो उस समय कौन थे, ओसबोर्न स्मिथ। ठीक है, उसके बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे, एग्जाम में पूछ चुका है, तो ये भी याद रखें, वो थे हमारे सीडी देशमुख। सीडी देशमुख, तो सीडी देशमुख जी भारत, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर थे आरबीआई के। ओके, उसके बाद वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर एग्जाम में पूछ सकता है, तो वो है हमारे शशिकांत दास। कौन है, शशिकांत दास। यहाँ स्पेस कम है इसलिए आप इसे स्वयं लिख लें। ठीक है, तो ये है हम, सॉरी, शशिकांत दास। शशिकांत दास जी क्या है, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है और वर्तमान में आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। ओके, तो ये रहा हमारा आरबीआई के विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। चलिए हम बात करते हैं आरबीआई के रिस्पॉन्सिबिलिटी के विषय में। थोड़ी सी मुझे खांसी आने की संभावना है तो उसे मैं मैनेज करके कर रहा हूँ। ओके, देखिए आरबीआई की जो दो महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं, फर्स्ट है पारंपरिक जिम्मेदारी और सेकंड है गैर पारंपरिक जिम्मेदारी। सॉरी, तो पारंपरिक जिम्मेदारी को हम इंग्लिश में बोलते हैं कन्वेंशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसको स्टेबल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों, वो हम आगे जानते हैं। पारंपरिक जिम्मेदारी को हम स्टेबल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बोलते हैं क्योंकि ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिसे आरबीआई को हर हाल में करना ही होता है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं पारंपरिक जिम्मेदारी। दूसरी है गैर पारंपरिक जिम्मेदारी, जो इंस्टेंटली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाए तो आरबीआई को उसे करना होता है। ठीक है, वो होती है नॉन कन्वेंशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द आरबीआई। ओके, जिसको हम गैर पारंपरिक जिम्मेदारी बोलते हैं, जिसको अनस्टेबल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बोलते हैं, जो कंटिन्यू आरबीआई नहीं करता, जो कभी कभी करता है। ठीक है, तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं पारंपरिक जिम्मेदारी के। ओके, तो इसमें हम पारंपरिक जिम्मेदारी में, व्हाट इज दिस, ओके, पारंपरिक जिम्मेदारी में हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कौन कौन सी जिम्मेदारी आरबीआई की पारंपरिक जिम्मेदारी कहलाती हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए जो करेंसी प्रिंटिंग का काम है, वेट अ मिनट, सी फॉर करेंसी,
पी फॉर प्रिंटिंग, करेंसी प्रिंटिंग का जो जिम्मेदारी है आरबीआई का, वो क्या है? करेंसी प्रिंटिंग बोले तो मुद्रा की छपाई, नोट की छपाई, ये जिम्मेदारी जो आरबीआई की है वो कन्वेंशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि अस्थाई जिम्मेदारी है, परंपरागत जिम्मेदारी है। दूसरा, इसमें आरबीआई जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है उसके लिए बैंक का काम करता है, उसके लिए क्रेडिट लेता है किसी इंटरनेशनल मार्केट से या इंटरनेशनल कंट्री से, या फिर उसका जो सरप्लस होता है सॉरी, सेंटर या स्टेट का, उसे क्या करता है? रिजर्व करता है, अपने पास सेव करता है। तो ये काम क्या काम करता है? बैंक वर्क एज अ बैंक फॉर द सेंटर एंड स्टेट एंड ऑल्सो फॉर द बैंक्स, जो भी बैंक हैं उनके लिए भी ये क्या करता है? बैंक का काम करता है। ओके, जब रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन्फ्लेशन कंट्रोल की बात आती है तो वो सारी जिम्मेदारियां आरबीआई की होती हैं। ठीक है, जो क्या है? स्टेबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, परंपरागत जिम्मेदारी है। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी लागू करता है। मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत क्या होता है? इन्फ्लेशन को रेगुलेट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, इन्फ्लेशन को बढ़ाया घटाया जाने का काम मॉनेटरी पॉलिसी के तहत आरबीआई का एक परंपरागत जिम्मेदारी है। मॉनेटरी पॉलिसी को भी हम आगे डिटेल में करेंगे। ओके, ये रहा एक और एग्जांपल। और इसमें क्या है, जैसे आरबीआई करेंसी प्रिंटिंग का काम करता है, बैंक फॉर द बैंक, बैंक एज अ काम करता है सेंट्रल स्टेट के लिए और बैंकों के लिए। ओके, और मॉनेटरी पॉलिसी का काम करता है। और एक जिम्मेदारी है इसका फॉरेन रिजर्व का, जो फॉरेन रिजर्व होता है जैसे येन के रूप में, डॉलर के रूप में, ठीक है, यूरो के रूप में, ये सॉरी, वो अपने पास रिजर्व रखता है। ये भी इसकी एक स्टेबल रिस्पॉन्सिबिलिटी या परंपरागत जिम्मेदारी है। ओके, तो ये हो गया कुछ एग्जाम्पल परंपरागत जिम्मेदारी का। ठीक है, अब हम बात करेंगे नॉन कन्वेंशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के विषय में। ओके, तो हम बात करते हैं नॉन कन्वेंशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि गैर पारंपरिक जिम्मेदारी। ओके, सॉरी, नॉन कन्वेंशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके विषय में हम पहले ही बता चुके हैं। इंस्टेंटली कोई आवश्यकता पड़ती है तो ये सामने आता है। जैसे फिनेंशियल इंक्लूजन का काम जब गवर्नमेंट कर रही थी जीरो पेमेंट अकाउंट पे, जीरो अकाउंट पे, सॉरी, इसमें हम देखते हैं एग्जांपल फिनेंशियल इंक्लूजन। ये फिनेंशियल इंक्लूजन है। फिनेंशियल इंक्लूजन में क्या करती है गवर्नमेंट? लोगों को, इंडिविजुअल को लिंक करने की कोशिश करती है फिनेंशियल स्टेट से, बैंक से, ठीक है, कि वो फाइनेंस में पार्टिसिपेट कर सके। जिसके लिए गवर्नमेंट ने एक ज़ीरो अकाउंट नाम का स्कीम लागू किया था, जिसके अंतर्गत 5,000 ओवरड्राफ्ट मनी देने की बात कही गई थी। ठीक है, जो क्या था यहाँ पे ज़ीरो अकाउंट वो डाल लीजिए एग्जाम्पल, ज़ीरो अकाउंट वाला। ठीक है, ये फिनेंशियल इंक्लूजन का एक पार्ट था जिसमें बैंकों से जुड़ने की बात की गई थी। मतलब इस योजना के अंतर्गत गवर्नमेंट का ये था उद्देश्य कि लोगों को बैंक से जोड़ा जाए। तो फिनेंशियल इंक्लूजन क्या है? एक अनस्टेबल रिस्पॉन्सिबिलिटी या तो फिर गैर परंपरागत जिम्मेदारी है। ठीक है, अब इससे जुड़ी कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हम देख लें। करेंसी प्रिंटिंग की बात आई थी तो हमारी जिम्मेदारियां समाप्त हो गई। जो कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल हमने एक्सप्लेन कर लिया एग्जांपल के साथ। अब हम देख लेते हैं क्या करेंसी प्रिंटिंग के विषय में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। देखिए, भारत में करेंसी प्रिंटिंग का काम आरबीआई का है। आरबीआई का एक स्टेबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। करेंसी प्रिंटिंग के लिए आरबीआई एमआरएस सिस्टम यूज़ करती है, जिसको बोलते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम का तात्पर्य यह है जो भी हमारे पास पैसे हैं, चाहे 10 का नोट हो, 20 का नोट हो, अगर वो क्यों वैल्यूएबल है, वो है हमारा मिनिमम रिजर्व। वो कितना है
वो आरबीआई अपने पास 200 करोड़ के रूप में, मतलब जस्ट एज अ जिम्मेदारी के रूप में रखती है। जो हमारे पास नोट है तभी हमारे नोट की वैल्यू होती है। 200 करोड़ में 115 करोड़ गोल्ड के रूप में रखती है और 85 करोड़ फॉरेन रिजर्व के रूप में, फॉरेन रिजर्व जैसा हमने बताया यूरो एंड डॉलर के रूप में या पॉन्ड के रूप में आरबीआई अपने पास रखती है। ठीक है, तो ये रहा हमारा आरबीआई से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें और उसकी जिम्मेदारियां। आज का सेशन यहीं तक। ठीक है, ऐसे ही कंटिन्यू बने रहें। लेक्चर सुनने के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम।